So hello everyone, welcome back and today we are going to start a new unit in the working capital management chapter. So पहला यूनिट हमने ख़त्म किया, काफ़ी बड़ा यूनिट था और मैं बोल सकता हूँ कुछ सबसे बड़ा यूनिट था. उसके बाद जो सबसे बड़ा यूनिट है वो है सेकंड यूनिट ट्रेजरी एंड कैश मैनेजमेंट. इसके अंदर आपको थ्योरी के टॉपिक्स भी काफ़ी सारे इंक्लूडेड है. एक सेकंड. हाँ, इसके अंदर थ्योरी के टॉपिक्स भी आपको काफ़ी सारे इंक्लूडेड है. तो सर हम स्टार्टिंग के 2 लेक्चर थ्योरी, 2 से 3 लेक्चर मान लो थ्योरी को समझाने में स्पेंड करेंगे. एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज़्यादा रिलेवेंस नहीं है इन सब का, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा. सो या तो एक बार आप खुद पढ़ लो और मैं आपको साथ साथ में पढ़ा ही रहा हूँ तो आपको थोड़ी बहुत चीज़ें उसमें से समझ में भी आ जाएगी. बट मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. तो आइए सर चलते हैं सेकंड टॉपिक पे, ट्रेजरी एंड कैश मैनेजमेंट. ये हमारा चालू होता है पेज नंबर 52 से. सो दिस इज एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ टर्म ट्रेजरी मैनेजमेंट. हो सकता है कि अगर मैंने बीच में क्वेश्चन ऐड किया हो तो आपके पेज नंबर मैच नहीं करेंगे उसके हिसाब से. सो दिस इज द यूनिट 2 ट्रेजरी एंड कैश मैनेजमेंट. मैं आपको यूनिट का एक बैकग्राउंड दे देता हूँ, बहुत ही सिंपल सी बात है. अभी तक हम जो देखते आ रहे थे वो था वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. तो एक कंपनी को वर्किंग कैपिटल के सारे आइटम्स को मैनेज करना है, ये हमने देखा. सो वर्किंग कैपिटल के अंदर में करंट असेट और करंट लाइबिलिटी आते हैं, पहले 2 हिस्से. अब करंट असेट्स के अंदर में भी 3-4 चीज़ें आती है और मेन है इन्वेंट्री, डेटर्स और कैश एंड बैंक बैलेंस. अब वो जो कैश एंड बैंक बैलेंस है मैं उसकी बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली. हम अब एक एक चीज़ों की बात करेंगे. आने वाले टॉपिक्स हम इन्वेंट्री पे भी एक चैप्टर देखेंगे, यानी कि यूनिट एक हम पेमेंट्स क्रेडिटर्स पे भी देखेंगे, हम डेटर्स पे भी देखेंगे. सो अभी बात करते हैं सर कैश, ट्रेजरी और कैश मैनेजमेंट का. सबसे पहली चीज़ तो सर ट्रेजरी मैनेजमेंट होता क्या है, ये पहला क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पे. ये हम पढ़ेंगे और एक एक चीज़ें मैं आपको इसमें से समझाते जाऊँगा. तकरीबन 30-35 क्वेश्चन है. और इन्वेंट्री मैनेजमेंट का अब इंस्टीट्यूट ने क्या किया ये भी मैं बताता हूँ. इंस्टीट्यूट ने इन्वेंट्री मैनेजमेंट के कुछ यूनिट्स में से कुछ टॉपिक्स उठा के ट्रेजरी मैनेजमेंट में डाल दिए हैं. तो हम उस चीज़ को भी प्रॉपरली देखेंगे कि हाँ ठीक है, आप अगर इंस्टीट्यूट का मटेरियल देखते हो तो हो सकता है कि ट्रेजरी मैनेजमेंट हमारे वाले में जो टॉपिक है वो आपको आगे मिले जो इंस्टीट्यूट में था. मतलब इंस्टीट्यूट में कुछ टॉपिक्स है जो ट्रेजरी मैनेजमेंट में यहाँ पे नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो हमने शिफ्ट कर दिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे. सो ध्यान देंगे सर. सबसे पहले शुरू करते हैं ट्रेजरी एंड कैश मैनेजमेंट. और पूरे के पूरे यूनिट में एक चीज़ पे फोकस रखना कि कैश का आना और कैश का जाना ये सब हमको मैनेज करना है. हमको ये सब चीज़ें क्यों मैनेज करनी है, क्योंकि कैश फ्री में नहीं आती सर. जो आपके जेब में कैश पड़ी रहेगी वो फ्री में नहीं आती, वो कहीं से लोन ली हुई होगी, उस पर इंटरेस्ट देना पड़ रहा है. इक्विटी है तो डिविडेंड देना पड़ रहा है, लोन है तो इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, प्रेफरेंस शेयर है तो प्रेफरेंस डिविडेंड देना पड़ रहा है. तो खर्चा उठा रहे हैं हम. एक तो ये हो गया कि अगर कहीं से पैसा लाया है तो प्रॉपरली यूटिलाइज करो. दूसरा, अगर आपके पास में एक्स्ट्रा कैश पड़ा हुआ है किसी महीने में या किसी साल में, तो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करो, कहीं इन्वेस्टमेंट करो, अपॉर्चुनिटी देखो कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ है, और उससे ताकि आप इंटरेस्ट कमा सको, प्रॉफिट कमा सको. तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे पूरे के पूरे यूनिट में. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. हैव अ लुक ऑन दिस. एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म ट्रेजरी मैनेजमेंट. तो जो चैप्टर का ये यूनिट का नाम है हमारा कैश, ट्रेजरी एंड कैश मैनेजमेंट, उसमें ट्रेजरी मैनेजमेंट क्या होता है ध्यान देना. बिकॉज ऑफ एन इंक्रीज इन द कम्पिटिटिव बिजनेस एनवायरनमेंट. आज के दिन में बिजनेस एनवायरनमेंट काफ़ी कम्पिटिटिव हो चुका है. कोई भी बिजनेस अगर आप करने जाओगे तो धड़ाम से कंपटीशन उसमें मौजूद है आज की डेट में. रिजल्टिंग फ्रॉम द लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी देयर इज अ प्रेशर टू मैनेज कैश साइंटिफिकली. क्या हुआ है, इकोनॉमी लिबरलाइज हुई है. मतलब जैसे कि बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं हमारे देश में जो हर किसी को अवेलेबल है करने के लिए. कौन से ऐसे बिजनेस है जो सर हर कोई नहीं कर सकता. मैं सबसे पहले बताता हूँ रेलवेज वाला. रेलवेज वाला काम इंडियन गवर्नमेंट के पास में है. अब ये हर कोई अपनी ट्रेन या ट्रैक शुरू नहीं कर सकता, आई बात आपको समझ में. लेकिन उसके अलावा कई सारे बिजनेस है जो कि हर इंसान के लिए अलाउड है. इसको बोलते हैं लिबरलाइज करना. मतलब आप बिंदास उसको बेच सकते हो, उसका बिजनेस शुरू कर सकते हो, प्रोवाइडेड उसके गाइडलाइंस आप फॉलो करो, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करो. जैसे अगर आपको दारू बेचना है तो उसका लाइसेंस वगैरह लगता है, उसके बाद आप बेच पाओगे, ऐसा उठा के नहीं. बट ऐसा नहीं है कि आपको बैन कर दिया और मेरे को अलाउड है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. सो लिबरलाइजेशन होने की वजह से हर कोई बिजनेस में एंटर हुआ है और उसकी वजह से कंपटीशन बढ़ा है. और ये सब चीज़ें होने के बाद जो कैश हमारे पास में पड़ा रहता है, जो मनी रहता है, उसको मैनेज करने की नीड या रिक्वायरमेंट या ज़रूरत बढ़ गई है.
आगे, द डिमांड फॉर फंड्स फॉर एक्सपांशंस कपल्ड विथ हाई इंटरेस्ट रेट्स, foreign exchange volatility and the growing volume of financial transactions have necessitate efficient management of money. अब ध्यान देना, मैं आपको पढ़ाई का एक और टिप देता हूँ, आपको बहुत ही अच्छी चीज़ बताता हूँ. जिस स्पीड से मैंने ये सेंटेंस पढ़ा वो स्पीड नॉर्मल थी किसी भी इंसान के लिए सामने में समझने के लिए कि क्या कहा जा रहा है. लेकिन आप ध्यान दो, हमारी जो वोकैबलरी होती है कि इंग्लिश टू हिंदी जो हम कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमको हिंदी ज़्यादा जल्दी समझ में आती है, तो इंग्लिश टू हिंदी जब हम कन्वर्ट करते हैं ये डिपेंड करता है हमारी वोकैबलरी पे. अब आपकी वोकैबलरी अगर बहुत स्ट्रांग है तो जितना मैंने अभी सेंटेंस बोला आपको समझ में आ गया होगा तुरंत. लेकिन किसी की वीक होती है, अगर थोड़ी भी वीक रही ना तो एक एक वर्ड को कन्वर्ट करने में टाइम लगता है, अपने दिमाग को थोड़ा सा टाइम लगता है. तो जिस स्पीड से मैंने बोला वो स्पीड से शायद आपको आधे ही वर्ड समझ में आए होंगे और आधा नहीं समझ में आया. और किसी की अगर बहुत वीक होती है तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आया. क्यों? क्योंकि मैं आगे बढ़ गया था जब तक वो पुराने वर्ड्स को कन्वर्ट कर रहा था. सो मान लो मैंने शुरू किया द डिमांड फॉर फंड्स, तो आपका दिमाग जब डिमांड फॉर फंड्स को कन्वर्ट कर रहा था तब मैं हो सकता है दूसरी या तीसरी लाइन तक पहुंच चुका था. तो इसका मतलब है कि आपको पूरा सेंटेंस ही नहीं समझ में आया. तो ये एक गलत तरीका होता है पढ़ने का कि हम स्पीड में आगे चले जाते हैं. अब मैं तो टीचर हूँ, मुझे नहीं पता कि आपका लेवल क्या है वोकैबुलरी का, तो मैंने एक लेवल मेंटेन करना है. तो एकदम स्पीड में बोलूँगा तो भी परेशानी होएगी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को, एकदम स्लो बोलूँगा तो भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को परेशानी होएगी, क्योंकि उसमें फिर आपका बोर होना शुरू हो जाता है. एंड आई डोंट वांट कि आप बोर हो लेक्चर पढ़ते पढ़ते. तो थ्योरी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, कोई भी थ्योरी का सब्जेक्ट लो या फिर हमारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में से भी कोई थ्योरी का टॉपिक लो, वो प्रिफर्ड यही रहता है कि आप खुद पढ़ो, क्योंकि आपकी वोकैबुलरी का लेवल आपको पता होता है. आई बात समझ में? तो अब ध्यान दो, मैं वापस से वो सेंटेंस पढ़ रहा हूं और आपको समझा रहा हूं, और अब देखना आपको समझ में आता है कि नहीं आता. द डिमांड फॉर फंड्स, पैसों की जरूरत, जो डिमांड है, ठीक है. फॉर एक्सपांशंस, यानी हम अगर कहीं और बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं. मैं वीडियो लेक्चर्स में कॉन्फ्रेंसर.in चलाता हूँ और मुझे अगर कोई बुक की दुकान या चाय की दुकान भी खोलनी है तो उसके लिए मेरे को पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे. सो आई हैव द डिमांड फॉर फंड, ताकि मैं एक्सपांशन कर पाऊँ. कपल्ड विथ हाई इंटरेस्ट रेट्स, और क्योंकि फंड्स अगर मैं कहीं से लाऊंगा, जैसे कि बैंक से लोन ले लिया, मैंने किसी दोस्त से उधार ले लिया, तो फ्री में तो नहीं मिलने वाला, मुझे उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा. सो आगे लिखा हुआ है कपल्ड विथ हाई इंटरेस्ट रेट्स. जब भी पैसा किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व होता है तो उसमें एक तो होता है कि इंटरेस्ट रेट्स की खर्चा आ जाता है, उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज वोलेटिलिटी आती है. एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आप अगर अमेरिका से कोई माल मंगा रहे हैं, जैसे कि मान लो अमेरिका में कोई चीज़ $100 की मिल रही है और आज 75 का रेट है, तो उसका मतलब होता है 7,500 रुपये उसकी वैल्यू है. बट जब तक आप तक वो माल आता है तब तक उसके रेट अगर 80 रुपीज़ हो गए तो आपको 8,000 देने पड़ते हैं. है तो $100 ही पहले भी और आखिरी में भी, लेकिन एक्सचेंज रेट बदल गए. 75 में $1 मिलता था, वो अब 80 में $1 मिल रहा है. तो ये जो 5 रुपये का डिफरेंस है उसको बोलते हैं एक्सचेंज रेट वोलेटिलिटी, फॉरेन एक्सचेंज वोलेटिलिटी. तो जहाँ भी पैसा इंक्लूडेड है वहाँ पे ये चीज़ इंक्लूडेड है. आगे, एंड द ग्रोइंग वॉल्यूम ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस. आज की डेट में क्या हो रहा है पता है? मैं आज से 10 साल 15 साल की बात पुरानी अगर बात करूँ तो जो रोज़ का पैसे का लेन देन था वो बहुत कम था. बट आज की डेट में गूगल पे आ गया, मोबाइल से अपन ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हर वेबसाइट का अपना अपना वॉलेट है तो उससे पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं. तो जो ट्रांजैक्शंस का नंबर है, रोज़ जो आप 10 रुपये का भी पेमेंट करते हो या लेते हो तो वो एक ट्रांजैक्शन कहलाता है. ऐसे करके पूरे इंडिया में करोड़ों अरबों ट्रांजैक्शंस डेली होते हैं. पहले इतनी स्पीड नहीं थी, तो कम से कम 100 गुना 1000 गुना वो आज की डेट में बढ़ गया है. तो ये चीज़ है, ठीक है. तो 2-3 चीज़ें हमने क्या देखी कि अगर हमको एक्सपांशन करना है तो उसके लिए फंड्स की ज़रूरत है, और फंड्स फ्री में नहीं आते. फंड्स जहाँ पे भी इन्वॉल्व है उसमें इंटरेस्ट रेट आ गया आपको, तो इंटरेस्ट की कॉस्ट बियर करनी पड़ती है. दूसरा, फॉरेन एक्सचेंज वोलेटिलिटी आ गई अगर आपको एक देश से दूसरे देश में ट्रांजेक्शन करना है. और तीसरा आता है कि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इतने सारे होने की वजह से हैव नेसेसिटेड द इफिशियंट मैनेजमेंट ऑफ मनी. इन सारी चीज़ों की वजह से हमें पैसे को अच्छी तरीके से मैनेज करने के लिए या उसका यूज़ करने के लिए, मतलब उसकी यूज़ करने की ज़रूरत आन पड़ी है. आगे, ट्रेजरी मैनेजमेंट इज़ डिफाइंड. अब आते हैं मुद्दे पे धीरे धीरे, ठीक है. ट्रेजरी मैनेजमेंट इज़ डिफाइंड एज द कॉर्पोरेट हैंडलिंग ऑफ द फाइनेंशियल मैटर्स
द जनरेशन ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फंड्स फॉर द बिजनेस। ध्यान देना, सबसे पहले कॉर्पोरेट हैंडलिंग ऑफ द फाइनेंशियल मैटर, यानी कि जहां पे भी पैसों का लेन देन है वहां पे ट्रेजरी मैनेजमेंट इंक्लूड हो जाएगा। मतलब ट्रेजरी मैनेज करना यानी कंपनी के पैसों को मैनेज करना। इट्स नॉट द जस्ट द कैश मैनेजमेंट, इट्स लाइक कैश मैनेजमेंट किसको बोलते हैं कि अगर आपके पास में नोट रखी है 100 रुपए की तो उसको मैनेज करना। लेकिन मैं बोलता हूं कि मेरी कंपनी को 100 करोड़ रुपए लोन लेना है, अभी तक कैश आई क्या? नहीं आई, ये सिर्फ जरूरत है। दोनों में डिफरेंस देखो क्या है, ट्रेजरी मैनेजमेंट और कैश मैनेजमेंट में डिफरेंस क्या है? ट्रेजरी मैनेजमेंट और कैश मैनेजमेंट में डिफरेंस क्या है? एक सेकंड होल्ड करना। हाँ, कैश मैनेजमेंट मतलब एक्चुअल में कैश अगर है तो उसको कैसे मैनेज करना, लेना है या देना है। लेकिन आपके पास में पैसा नहीं है सर, अभी आपके पास में पैसा नहीं है, आपको जरूरत है आने वाले टाइम में पैसों की, तो ये चीज ट्रेजरी मैनेजमेंट में आएगी। ये इट्स नॉट जस्ट द कैश मैनेजमेंट। सो ध्यान देना आगे, द कॉर्पोरेट हैंडलिंग ऑफ ऑल द फाइनेंशियल मैटर, द जनरेशन ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फंड्स ऑफ द बिजनेस। एक्सटर्नल फंड ऑफ द बिजनेस क्या होता है? जब बिजनेस के बाहर से, कंपनी के बाहर से पैसा लाया जाता है या दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे बैंक से लोन लेना, बाहर से पैसा लाना होता है। डिविडेंड बांटना, बाहर पैसा बांटना होता है। इंटरेस्ट देना, बाहर पैसा बांटना होता है। ठीक है, किसी को पेमेंट करना, ये बाहर पैसा बांटना होता है। इंटरनल फंड्स क्या होते हैं? इंटरनल फंड्स मतलब कंपनी ने जो पिछले साल कमाया था वो कमाई कंपनी के अंदर ही है, उसी पैसे को इस्तेमाल करना अपने ही खर्चों के लिए, दैट इज इंटरनल फंड्स। सो एक्सटर्नल एंड इंटरनल फंड्स ऑफ द बिजनेस। दूसरा, द मैनेजमेंट ऑफ करेंसीज। जिसका बहुत बड़ा बिजनेस होता है ना, उसका यूरो में भी ट्रांजैक्शन होता है, पाउंड में भी ट्रांजैक्शन होता है, डॉलर्स में भी ट्रांजैक्शन होता है, रुपीज में भी ट्रांजैक्शन होता है। तो सिर्फ हमारा क्या है, हम दिन में सुबह उठते हैं, चाय पीने जाते हैं तो रुपीज में पेमेंट करते हैं, नाश्ता करने जाते हैं तो रुपीज में पेमेंट करते हैं, लंच करना, डिनर करना, डेट पे जाना, वैलेंटाइंस, जितने भी सारी चीज़ें आती है ये सब हम रुपीज में ट्रांजेक्शन करते हैं। बट जब कंपनी बड़ी होती जाती है, आपका बिजनेस बड़ा होता जाता है, तो आपके पास में ढेर सारी करेंसीज में ट्रांजेक्शन होते जाते हैं। और ऐसे टाइम पे जब करेंसीज बढ़ जाती है तो इनको मैनेज करना भी ट्रेजरी मैनेजमेंट के हिस्से में आता है। आगे, एंड कैश फ्लोज। कैश फ्लोज मतलब पैसे का लेन देन। एंड द कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ऑफ द कॉर्पोरेट फाइनेंस। सो आप ध्यान दो, ट्रेजरी मैनेजमेंट की डेफिनेशन कितनी बड़ी है। सारे कैश से रिलेटेड है या नहीं है मैटर्स ट्रेजरी मैनेजमेंट में आते हैं। सो कोई स्ट्रैटेजी बनाई गई है, कोई पॉलिसी बनाई गई है, उसको सही करना है, ईजी करना है, करेंसीज हो गई, उसके बाद में आपके इंटरनल एक्सटर्नल फंड्स हो गए, सारे के सारे ट्रेजरी मैनेजमेंट में आते हैं। सो एक दो बार उसको और पढ़ना, आपको समझ में आएगा। सो फाइनली अगर मोटा मोटी कहा जाए तो ट्रेजरी मैनेजमेंट मेनली डील्स विथ दो चीज़ें, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जो हमने अभी देखा उसके अंदर में सारा आता है, डेटर्स, क्रेडिटर्स, इन्वेंट्रीज और सारा। उसके बाद में फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। अब ये एक नया पार्ट है। फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट पे डिटेल में आपको एक सब्जेक्ट है सीए फाइनल लेवल पे, ग्रुप 2 पेपर नंबर 2, ठीक है, उसमें पहला ही सब्जेक्ट इलेक्टिव पेपर में रिस्क मैनेजमेंट का होता है। सो दिस फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट में बहुत सारी चीज़ें आती है, ये हम आगे देखेंगे। जैसे अगर आप देख रहे हो फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट के अंदर में लिखा हुआ है ब्रैकेट में, इट इंक्लूड्स फॉरेक्स एंड इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट। सो इंटरेस्ट रेट मैनेजमेंट ये सारा सीए फाइनल लेवल पे आपको एसएफएम में भी है, तो ये हम आगे देखेंगे क्या होता है। फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट का मतलब होता है कि अगर हमको 100 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, ध्यान देना 100 करोड़ रुपए की ज़रूरत है और आज इंटरेस्ट रेट चल रहा है 10%, बैंक से आज लोन लेते हो तो 100 करोड़ रुपए आपको 10% पे मिलेंगे, ठीक है। लेकिन आपको आज लोन नहीं चाहिए, आपको 6 महीने बाद लोन चाहिए, और आपको डर है कि 6 महीने बाद जब मैं लोन लेने जाऊंगा तो इंटरेस्ट रेट मार्केट में 15% हो जाएंगे। तो आप सोचो, पैसा आज भी उतना ही लेना है, उस दिन भी उतना ही लेना है। आज 10% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है, उस दिन 15% हो जाएंगे ऐसा लग रहा है, तो क्या इंटरेस्ट रेट का रिस्क हो गया, आपको रिस्क अराइज हो गया कि यार अननेसेसरी 5% मेरे को ज़्यादा देना पड़ेगा उतने ही पैसों पे। तो उसके लिए उपाय क्या होता है पता है, एसएफएम में हम सीखेंगे आगे कि आप आज बैंक के पास जाके कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो कि 6 महीने बाद में आऊँगा और आपसे 100 करोड़ रुपए ले लूँगा, लेकिन रेट आज फिक्स कर दो। उस दिन फिर कुछ भी रेट हो फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को रेट आज चाहिए। तो आज आप एक रेट फिक्स कर लेते हो, लेट से 11% या 12%, तो ये दोनों के लिए अच्छा है। जैसे आपको लग रहा था 15 होंगे, तो अब 12 देने में कोई हर्ज नहीं है। अब उस बंदे को शायद लग रहा होगा कि यार 10-11 से ऊपर जाएगा नहीं, तो वो 12 ले रहा है, तो उसको भी कोई हर्ज नहीं है। तो ये सब एक्सपेक्टेशन का खेल है, आखिरी में जाके पता चलेगा किसी न किसी एक पार्टी को नुकसान होना है। अगर 10 रह गए
15 ना हुए 10 रह गए तो नुकसान किसको सर? मुझे ही तो नुकसान है ना। मैं अननेसेसरी सोच रहा था 15 रेट हो जाएंगे, इसलिए मैं 12 में मान गया। अब 12 में मानने के बाद आपको 12 ही देना पड़ता है, 10 भले ही मार्केट में हो। सो मार्केट में कुछ भी रहे फर्क नहीं पड़ता उस टाइम पे। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, ट्रेजरी मैनेजमेंट। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी है। आपका कर्तव्य बनता है कि इसके बाद एक दो बार और इस थ्योरी को पढ़े ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है तो आपको सिर्फ समझना है और आगे बढ़ना है। आप ये चीज़ ध्यान देना। मेंशन द की गोल्स ऑफ ट्रेजरी मैनेजमेंट। अब ट्रेजरी मैनेजमेंट का मेन कर्तव्य बोलो, गोल बोलो, क्या होता है? सबसे पहला, ये हर एक किसी का गोल होएगा, ठीक है? मतलब आपको बस थ्योरी में दिया है तो दिया है, इसलिए पढ़ रहे हैं अपन इस चीज़ को। कहाँ गया भाई? हाँ, सबसे पहला गोल कि जितने भी पैसे हमारे पास में अवेलेबल है उस पर रिटर्न मैक्सिमाइज करना। कौन नहीं चाहता रिटर्न मैक्सिमाइज करना? ये सिर्फ ट्रेजरी मैनेजमेंट का नहीं, हर इंसान का ज़िंदगी में गोल होता है कि अगर मेरे पास में पैसा पड़ा है तो वो खाली फोकट घर में रखने के बजाय या खाली फोकट सेविंग बैंक में रखने के बजाय कहीं मैं इन्वेस्टमेंट करूं। और वो चीज़ शुरू होती है आपकी फिक्स डिपॉजिट से 7-8%, म्यूचुअल फंड, इक्विटी। तो हर किसी का पर्पज़ होता है मैक्सिमाइजिंग द रिटर्न्स। दूसरा, मिनिमाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट ऑन बोरोविंग्स। तो ये दोनों उल्टी चीज़ें हैं। जैसे मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है तो मैं चाहूँगा कि मैं उस पर और इंटरेस्ट कमाऊँ किसी को दे के, लेकिन अगर मेरे पास में पैसा नहीं और मुझे उधार लेना पड़ रहा है तो मैं चाहूँगा कि कम से कम इंटरेस्ट रेट पे मैं उधार लूँ, लोन लूँ। तो कम से कम इंटरेस्ट रेट पे अगर लोन लोगे तो आपको फ़ायदा है। एक्स्ट्रा पैसा है तो ज़्यादा रिटर्न, और सर डेफिसिट है और आप पैसा लोन से मंगा रहे हो, बोरोविंग से आपकी, तो फिर आपको इंटरेस्ट रेट कम से कम चाहिए होगा। सो कोई भी चाहेगा कि कैश अगर किसी और की इस्तेमाल कर रहा हूं तो उस पर इंटरेस्ट कम से कम दूं, लेकिन खुद की इस्तेमाल कर रहा हूं तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा मैं इंटरेस्ट कमाऊं। कोई भी कमाई ज़्यादा करना चाहता है, खर्चा कम करना चाहता है। सो पहला आपको जो दिया हुआ है वो कमाई से रिलेटेड है। एक सेकेंड, पहला पार्ट है कमाई से रिलेटेड। ये चल क्यों नहीं रहा भाई? सॉरी। तो पहला पार्ट है आपको कमाई से रिलेटेड, दूसरा पार्ट है आपको खर्चे से रिलेटेड, तीसरा है मोबिलाइज एज मच कैश एज पॉसिबल फॉर द कॉर्पोरेट वेंचर्स। मतलब सही तरीके से इस्तेमाल करना, सिर्फ रिटर्न बढ़ाना नहीं। अब आपके पास में 100 रुपये अवेलेबल है और ये 100 रुपये में से एक अपॉर्चुनिटी है और ये दूसरी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ भी पैसा डाल सकते हो प्रोजेक्ट ए में, वहाँ भी प्रोजेक्ट बी में डाल सकते हो। कैपिटल बजटिंग तो देखा ही था। तो कहाँ पैसा अच्छे तरीके से डालना इज कॉल्ड एज मोबिलाइजिंग द कैश एज मच एज पॉसिबल फॉर कॉर्पोरेट वेंचर्स। तो ये 2-3 चीज़ें अपनी कंप्लीट हुई। एंड इफेक्टिव डीलिंग। अब लास्ट वाला पॉइंट बनता है कि जहाँ पे भी फॉरेक्स की बात आती है, फॉरेक्स मनी एंड कमोडिटी मार्केट, रिड्यूसिंग द रिस्क अराइजिंग बिकॉज ऑफ फ्लक्चुएटिंग एक्सचेंज रेट, इंटरेस्ट रेट एंड प्राइसेस। मार्केट में प्राइसेस बदलती रहती है चीज़ों की, लोन के इंटरेस्ट रेट बदलते रहते हैं, करेंसीज के एक्सचेंज रेट बदलते रहते हैं। तो ये जो फ्लक्चुएशन कंटिन्यूसली होता रहता है उसमें रिस्क इफेक्टिवली मैनेज करना इज अगेन अनदर एग्जाम्पल ऑफ व्हाट द ट्रेजरी मैनेजमेंट्स ऑब्जेक्टिव्स आर। ठीक है सर, एक मोटा मोटी आपको ये भी पता चला कि सर गोल क्या होते हैं ट्रेजरी मैनेजमेंट के। रिटर्न मैक्सिमाइज करना, कॉस्ट मिनिमाइज करना, मोबिलाइज करना, ठीक है। तीसरी चीज़ है आपकी मोबिलाइज करना कैश को, और चौथी चीज़ आती है सर इफेक्टिवली डील करना इन द फॉरेक्स मनी एंड कमोडिटी मार्केट्स, यानी कि आप बोल सकते हो रिस्क मैनेजमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं सर, ब्रीफली एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ ट्रेजरी मैनेजमेंट। ये फिर से मैं बता रहा हूँ आपको कि ट्रेजरी मैनेजमेंट का काम क्या है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द ट्रेजरी मैनेजमेंट। सबसे पहले कैश मैनेज करना ट्रेजरी मैनेजमेंट का सबसे पहला काम होता है कि जितनी भी कैश हमारे पास में अवेलेबल है उसको मैनेज करना। अब आप सोचो आपके जेब में अगर कैश अवेलेबल है तो उसको कैसे मैनेज करोगे, यानी कैश मैनेजमेंट होता क्या है। 2 तरीके बताता हूँ। अगर आपके जेब में कैश है तो 2 चीज़ें हो सकती है सर। एक, पहले तो वो हो सकता है कैश किसी से उधार ली हो, दूसरा हो सकता है वो आपकी अपनी कमाई हुई मेहनत हो, उधार ली हुई नहीं है। पहली बात करता हूँ सर, अगर किसी से उधार ली हुई है तो, और अगर किसी से उधार ली हुई है तो आप किस तरह से कैश को मैनेज करोगे कि कम से कम इंटरेस्ट में उसको दे रहा हूं सामने वाले को। सो लेट्स से आपके पास में 100 रुपए जिस पे आप 10% का खर्चा उठा रहे हो इंटरेस्ट के रूप में, यानी कि हर साल 100 रुपए पे 10 रुपए का इंटरेस्ट उसको देना पड़ता है। अब इसको मैनेज कैसे करते हो कि इस पैसे का इस्तेमाल ऐसी जगह होना चाहिए, इस पैसे का 100 रुपए का इस्तेमाल ऐसी जगह होना चाहिए जहां पे
मैं 10% से ज़्यादा रिटर्न कमा रहा हूँ, लेट से 15% रिटर्न कमा रहे हो। अब अगर आप 15% रिटर्न कमा रहे हो तो 10 देने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर आप कमाई 7% रहे हो तो 10 दोगे तो 3% अपने जेब से भरना पड़ेगा। ये होती है कैश मैनेजमेंट। सेकंड टॉपिक आता है आपका, अगर आपका ही पैसा है वो कैश जो आपके जेब में है, आप ही का कमाया हुआ पैसा, तो आप उस पर क्या चाहोगे कि सर ऐसी जगह इन्वेस्ट करें कि ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल पाए। अब आप ये नहीं देखोगे कि कॉस्ट कितनी लग रही है, क्योंकि कॉस्ट लग ही नहीं रही है। आप ये देखोगे कि हाँ, यहाँ पैसा डाला तो कितना मिल रहा, 15%, यहाँ डाला तो 12%, यहाँ डाला तो 13%। तो आप चाहोगे कि जहाँ पे 15% मिल रहा है वहाँ मैं जाऊँ। बट सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है, रिस्क को भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। सो आइए पढ़ते हैं। Cash management involves efficient cash collection process and managing payment of cash both inside and ओके एक सेकंड। कैश मैनेजमेंट में क्या आता है, ध्यान दो। कैश मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स एफिशिएंट कैश कलेक्शन प्रोसेस। जब डेटर्स को आप माल बेचते हो तो माल बेचने के बाद में उनसे पैसा जल्द से जल्द रिकवर करना इज़ अ पार्ट ऑफ कैश मैनेजमेंट। सो 30 दिन का टाइम दिया था, लेकिन 30 दिन तक पेमेंट नहीं आया तो आप अच्छी तरीके से कैश मैनेज नहीं कर रहे हो, ये होता है। एंड मैनेजिंग पेमेंट ऑफ कैश ऑल्सो। सो जब क्रेडिटर से आप माल खरीद के लाते हो तो 30 दिन का क्रेडिट मिलता है, तो कोशिश करो कि आप 29th डे या 30th डे तक उसको पेमेंट करो, पहले ना करो, क्योंकि पहले आप उस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हो अपने फ़ायदे के लिए। बोथ इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन एंड टू द थर्ड पार्टीज देयर में बी कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन विद इन अ ग्रुप ट्रेजरी, और ट्रेजरी में सिंपली एडवाइस सब्सिडरीज एंड डिविजन्स ऑन पॉलिसी मैटर। ट्रेजरी विल ऑल्सो मैनेज सरप्लस फंड्स इन एन इन्वेस्टमेंट। ये जो मैंने बोला था कि अगर आपके पास में एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है तो सरप्लस फंड्स बोलते हैं उसको किस तरह से मैनेज करोगे, इन्वेस्टमेंट करके। फिर बात आती है सर, पहला फंक्शन है ट्रेजरी मैनेजमेंट का कैश, दूसरा फंक्शन है सर आपका करेंसी मैनेज करना। अब करेंसी आप किस तरह से मैनेज करते हो, ध्यान दो। द ट्रेजरी मैनेजमेंट मैनेजेस, अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत ही सिंपल। पहली चीज़ एक होता है कि आपको अगर आज से 6 महीने बाद $1 लाख किसी को देने हैं। क्यों देने हैं? अरे आपने आज यूएस में अमेरिका से कोई कंपनी है, वहाँ से कुछ खरीद के लाए हो, $1 लाख का आइटम है, 3 महीने बाद पेमेंट करना है। अब आपने आज अगर खरीद के लाया, 3 महीने बाद पेमेंट करना है, तो आज $1 का रेट है 75 रुपये। आपको लग रहा है कि 3 महीने बाद जब मैं पेमेंट करने जाऊंगा तो 80 रुपये हो जाएगा। यानी आज $1 लाख की जो वो मशीन आई है वो 75 लाख की पड़ती है मेरे को, 75 के रेट से आज अगर पेमेंट कर दूँ तो। लेकिन 3 महीने बाद जब मैं पेमेंट करने जाऊंगा तो मुझे लग रहा है यार 80 रुपये हो जाएंगे, और 80 रुपये हो जाने की वजह से 80 × 1 लाख यानी कि 80 लाख रुपये मुझे पे करने पड़ेंगे। 5 लाख रुपये का अननेसेसरी नुकसान आपको झेलना पड़ेगा। इसीलिए इसी चीज़ को कम से कम, ये जो नुकसान 5 लाख का है, इस नुकसान को कम करने के लिए करेंसी मैनेज की जाती है। इसके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो हम सीए फाइनल एसएफएम पे फिर से देखेंगे, जो है नाम है उसका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में आप आज ही रेट फिक्स कर लेते हो कि 3 महीने बाद कितने रुपए में डॉलर्स खरीदोगे। सो 80 रुपये आपको लग रहा है ना, तो अगर सामने वाला आपको 77 या 76 भी ऑफर कर रहा है तो आप एक्सेप्ट कर लोगे, भले ही 1-2 लाख रुपए ज़्यादा जा रहा है, लेकिन 5 लाख तो ज़्यादा नहीं जा रहा, ये सोच के। सो उसको बोलते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। और ये जो पूरी प्रोसेस आपने की है ना, कि कॉन्ट्रैक्ट आज कर लिया, रेट आज फिक्स कर लिया, लेकिन पेमेंट 3 महीने बाद होगा, इसको कहते हैं करेंसी मैनेज करना। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे अगर मेरी कंपनी कोई और सब्सिडरी दूसरे देश में पड़ी है, उसके पास में भी एक्स्ट्रा डॉलर्स पड़े हुए हैं, मेरे पास में भी एक्स्ट्रा रुपीस पड़े हुए हैं, एक दूसरे को अगर लेना देना है तो एंट्री मार के ही लेना देना ख़त्म कर दो। अगर मेरे को उस मेरी ही सब्सिडरी से पैसा लेना है और उसको देना है, तो ये कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन करो कि कैश के ट्रांजैक्शन, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कम से कम हो, ताकि खर्चा कम हो जाए। क्योंकि जितने ज़्यादा एक देश से दूसरे देश में पैसे भेजोगे उतने ज़्यादा ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी लगती है और फॉरेन एक्सचेंज का रिस्क भी आता है। सो ध्यान देना, द ट्रेजरी डिपार्टमेंट मैनेजेस द फॉरेन करेंसी रिस्क एक्सपोजर ऑफ द कंपनी। पहली चीज़ तो सिर्फ आपको ये बताती है कि भैया कंपनी के फॉरेन एक्सचेंज के रिस्क को या करेंसी के रिस्क को कौन मैनेज करता है, सर ट्रेजरी डिपार्टमेंट मैनेज करता है। ठीक है, एक सेकंड ना।
तो ध्यान दो। दूसरा, इन अ लार्ज मल्टीनेशनल कंपनी, अगर कोई कंपनी बहुत बड़ी है तो द फर्स्ट स्टेप विल यूजुअली बी टू सेट ऑफ इंट्रा ग्रुप इंडेप्टनेस। अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी है तो जो एक मेरी कंपनी ग्रुप कंपनी वहाँ पे है यूएस में, एक यूरोप में है कहीं तो, और एक इंडिया में है। अब एक दूसरे से अगर पैसा लेना देना है तो हम क्या करते हैं, सेट ऑफ कर लेते हैं। मतलब हम कोशिश करते हैं कि कम से कम एक जगह से दूसरे जगह पैसा ट्रांसफ़र हो, क्योंकि जितना ज़्यादा पैसा ट्रांसफ़र होगा ना उतना खर्चा बढ़ता है। तो ये चीज़ है। दूसरा, द यूज़ ऑफ मैचिंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स इन द सेम करेंसी विल सेव द ट्रांजैक्शन कॉस्ट। यही चीज़, सेम करेंसी में आपको अगर फाइनली आप क्या करते हो, पहले तो एक दूसरे से कम पैसा ट्रांसफ़र करने की बात करते हो, अब फाइनली कुछ ऐसा बचता ही है कि भैया अब यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करना ही है। तो सोचो, अमेरिका में जो कंपनी है वो मुझे डॉलर्स दे रही है, मैं यूरोप वाली कंपनी को यूरोज़ दे रहा हूँ, और यूरोप वाली कंपनी जो है अमेरिका वाली कंपनी को डॉलर्स दे रहा है। तो ये कितना करेंसीज़ में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से अब इसमें ना ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जब दूसरी करेंसी जाती है ना तो उस पर एक्सचेंज रेट लगता है। तो मेरी कंट्री में जब डॉलर्स आया, ध्यान देना मैं धीरे से बोल रहा हूँ, डॉलर्स मेरी कंट्री में आया तो उस डॉलर्स को मेरे को बैंक से कन्वर्ट कराने पड़ेंगे और उसके लगते हैं चार्जेस। आई बात आपको समझ में? तो यहाँ एक फ़ायदेमंद चीज़ हो सकती है कि आप एक काम करो, जितने भी कंपनी इंट्रा ग्रुप कंपनीज़ है, एक यूएस में बैठी, एक अमेरिका में, एक जापान में, इन सब के लेने देने को एक ही करेंसी में कन्वर्ट कर लो, कोई भी, या तो डॉलर या तो रुपीस, और अब ये वाला ट्रांजैक्शन आप सेट ऑफ करो या एक दूसरे को ट्रांसफ़र करो। तो इससे क्या होगा ना, ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपकी बच जाएगी। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला पार्ट सीए फाइनल एसएफएम पे कवर्ड है। अभी सिर्फ आपको थ्योरी में एक आध लाइन दी हुई है, इसका पूरा कैलकुलेशंस भी है वहाँ पे। ट्रेजरी माइट एडवाइज ऑन द करेंसी टू बी यूज्ड व्हेन इन्वॉल्विंग ओवरसीज सेल्स। जब भी आप किसी फॉरेन कंपनी में, फॉरेन कंट्री में किसी भी कस्टमर को माल बेचोगे तो ट्रेजरी डिपार्टमेंट आपकी मदद करता है ये बताने में कि आपने इस बंदे को कौन सी करेंसी में बेचना है, क्या रुपीज़ में बेचना है या डॉलर में बेचना है। जो भी फ़ायदेमंद होगा उस समय निकाला जाएगा और फिर इन्वॉइसिंग के लिए सजेशन मिलेगा। इसके बाद आता है, इफ रिस्क आर टू बी मिनिमाइज्ड देन द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स कैन बी यूज्ड ईदर टू बाय और सेल फॉरवर्ड, करेंसी फॉरवर्ड। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब मुझे $1,00,000 80 रुपये में लग रहा है कि देना पड़ेगा, इससे अच्छा मैं आज ही कॉन्ट्रैक्ट करके रेट फिक्स कर लूँगा, उसको कहते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, ये उसी चीज़ को लेके है कि अगर रिस्क कम करना है, 75 आज डॉलर का रेट है, 80 हो सकता है, इतना पे नहीं करना, 72 में कॉन्ट्रैक्ट कर लो, आज फिक्स कर दो कि 72 लाख पे करोगे, सॉरी 75 था ना, तो 77 फिक्स कर लो। तो 2 लाख भले ही नुकसान हो रहा है, लेकिन 5 लाख के नुकसान से आप बच पा रहे हो, तो रिस्क आपने कम कर लिया, इसको ये बोलते हैं। ये था दूसरा सर पार्ट करेंसी मैनेजमेंट में। 3, 4 और 5वां पार्ट बताता हूँ, फंडिंग मैनेजमेंट। फंडिंग मैनेजमेंट इज़ प्योरली रिलेटेड टू फंडिंग एंड बैंकिंग। बैंकिंग जो होता है वह ट्रेजरी डिपार्टमेंट का काम होता है फंडिंग मैनेज करना। इसका मतलब होता है कि पैसों की अगर कंपनी को ज़रूरत है, या तो हो सकता है शॉर्ट टर्म में ज़रूरत है, या तो हो सकता है लॉन्ग टर्म में ज़रूरत है, 1 साल के अंदर ही ज़रूरत लगेगी, मैं 1 साल में मैं चुका दूंगा, दैट इज़ शॉर्ट टर्म नीड। लेकिन आपको 5-10 सालों के लिए पैसा चाहिए तो लॉन्ग टर्म नीड हो गई। अब इस नीड को फुलफिल करना पहली चीज़ तो। दूसरा, 10 लाख रुपए की अगर ज़रूरत है लॉन्ग टर्म में, तो 10 लाख में से कितना इक्विटी, कितना प्रेफरेंस, कितना लोन लेना, ये भी ट्रेजरी डिपार्टमेंट का काम है। तो ये जो बैंकिंग के ट्रांजैक्शन है या फंडिंग मैनेजमेंट है, इसमें यही सारी चीज़ें कवर होती है। ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ। ट्रेजरी डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग एंड सोर्सिंग ऑफ कंपनी शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म कैश नीड्स। मैंने तो 2 ही बताया था, यहाँ पे तीनों चीज़ें लिखी है कि शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म। ट्रेजरी डिपार्टमेंट विल ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द डिसीजन ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर। इसका मतलब इक्विटी से कितना लाना, डेट से कितना लाना, लोन से कितना लाना, प्रेफरेंस से कितना लाना, ये डिसाइड करना इज कवर्ड अंडर द कैपिटल स्ट्रक्चर। सो ट्रेजरी मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि कहाँ से कितना लाना है। उसके बाद बैंकिंग, ट्रेजरी डिपार्टमेंट कैरी आउट नेगोशिएशंस विद द बैंकर्स एंड एक्ट एज एन इनिशियल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद देम। जनरली बैंकर्स के लिए कंपनी का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो होता है ट्रेजरी डिपार्टमेंट। अब कंपनी के ओनर्स तो बैंकों के पास में नहीं जाएंगे पैसा मांगने के लिए, कंपनी के ओनर्स को दूसरे भी बहुत सारे काम होते हैं। तो कंपनी को रिप्रेजेंट करने वाला बैंक के सामने कौन होता है? ट्रेजरी मैनेजमेंट। वो निगोशिएट करते हैं, अब इंटरेस्ट रेट कम कर दो ना, इतना सारा लोन ले लिया तुमसे, अभी और लोन लेंगे आगे जाके, इंटरेस्ट कम देते हो तो बोलो, नहीं तो मैं दूसरे बैंक में जाता हूँ।
ये लोकल लैंग्वेज में बता रहा हूँ निगोशिएशन कैसा होता है। अब उसके बाद आती है कॉर्पोरेट फाइनेंस। अब कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या है? आपकी कंपनी बड़े बड़े काम करेगी। अभी जैसे फ्लिपकार्ट को एक्वायर किया गया था वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को एक्वायर किया, दैट इज कॉल्ड एज अ कॉर्पोरेट फाइनेंस। जब भी आप कोई और कंपनी खरीदते हो, मर्जर बोलो एक्विजिशन बोलो, दैट इज कवर्ड अंडर कॉर्पोरेट फाइनेंस। उसके लिए पैसा देना पड़ता है। या तो फिर आप अपनी ही कंपनी का कोई छोटा सा पार्ट बेच देते हो। जैसे एग्जांपल मिंत्रा बिक गया था, जबोंग बिक गया था, व्हाट्सएप बिक गया फेसबुक के पास में, इंस्टाग्राम बिक गया फेसबुक के पास में। तो जब ये बेचा जाता है दैट इज कॉल्ड एज डाइवेस्टमेंट। यहाँ दो चीजें, एक तो एक्वायर कर रहे हो यानी किसी और कंपनी को खरीद रहे हो, या तो खुद की ही कंपनी का कुछ हिस्सा या पूरा हिस्सा बेच दे रहे हो। तो जब आप बेचते हो तो पैसा आता है, खरीदते हो तो पैसा जाता है। ये कवर्ड होता है कॉर्पोरेट फाइनेंस में, और इसके अंदर आती है ट्रेजरी मैनेजमेंट। इन एडिशन इट विल बी ऑफन हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फॉर इन्वेस्टर्स रिलेशन। ओके ठीक है, ये तो नॉर्मल सी चीज है। द लेटर एक्टिविटी हैज अज्यूम्ड इंक्रीज इंपॉर्टेंस इन मार्केट वेयर शेयर प्राइस परफॉर्मेंस इज रिगार्डेड एज क्रूशियल एंड मे अफेक्ट द कंपनीज एबिलिटी टू अंडरटेक एक्विजिशन एक्टिविटी, और इफ द प्राइसेस फॉल ड्रास्टिकली रेंडर इट वल्नरेबल टू अ हॉस्टाइल बिड। एज सच इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप बस ये 3 4 5 चीजें याद रखो कि ट्रेजरी डिपार्टमेंट का काम क्या है। पहला कैश को मैनेज करना, दूसरा करेंसी मैनेज करना, तीसरा फंडिंग मैनेज करना, चौथा बैंकिंग हो गया, और पांचवा हो गया कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो एक्विजिशन और डाइवेस्टमेंट, ये दो चीज़ें उसमें लिखना ही है आपने। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। चौथा पांचवा पार्ट देखो, बहुत ही ईजी और सिंपल से पार्ट है, मतलब ज़बरदस्ती का क्वेश्चन बनाया हुआ। व्हाट इज मैनेजमेंट ऑफ कैश प्राइमरीली कंसर्न विथ। कैश मैनेजमेंट की जो टीम होती है उनको मेन चिंता किस बात की होती है? पहला, कितना पैसा कंपनी में आ रहा है और कितना जा रहा है। दूसरा, कैश फ्लोज फर्म में ही कितना घूम रहा है, मतलब फर्म में ही कैश फ्लोज इधर से उधर जो हो रहा है वो। सो ये बाहर से ना आ रहा है, बाहर से ना जा रहा है, वो तो यहाँ कवर हो गया पहले पॉइंट में। ये दूसरा पॉइंट, एंड कैश बैलेंसेस हेल्ड बाय द फर्म एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम बाय फाइनेंसिंग डेफिसिट और इन्वेस्टिंग सरप्लस कैश। पहले तो ये हो गया कि कंपनी से कितना पैसा आ रहा है और कितना जा रहा है। दूसरा, कंपनी में ही कितना पैसा ट्रांसफर हो रहा है। तीसरा, हमारे पास में क्या एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है या फिर हमको ज़रूरत है। तो वहाँ पे भी चिंता की बात आती है कैश मैनेजमेंट की टीम को। आगे देखो, उसी से रिलेटेड है। व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैश मैनेजमेंट फॉर अ बिजनेस। किसी भी बिजनेस के लिए कैश मैनेजमेंट के मेन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? पहला, किसी भी कंपनी में अगर मैं कैश मैनेज कर रहा हूँ, मेरा कैश मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट है, तो मैं सबसे पहले क्या चाहूँगा कि कंपनी को कभी भी कैश की कमी महसूस ना हो, पहला। दूसरा, अगर कंपनी के पास में बहुत सारा कैश पड़ा हुआ है तो उसको मैं अच्छी जगह इन्वेस्ट करके कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न दिलवा पाऊँ। आई बात समझ में? सो पहला, प्रोवाइडिंग एडिक्वेट कैश टू ईच ऑफ इट्स यूनिट। हर यूनिट को प्रॉपर कैश मिलनी चाहिए। नो फंड्स आर ब्लॉक्ड इन आइडल कैश। एक्स्ट्रा पैसा फोकट में पड़ा हुआ नहीं रहना चाहिए गले में या बैंक में। आप उसको इन्वेस्ट करो ताकि ज़्यादा कमाई कमा सको, मतलब ज़्यादा कमाई हो सके। एंड द सरप्लस कैश शुड बी इन्वेस्टेड इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द रिटर्न। तो ये सब चीज़ें था मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैश मैनेजमेंट। छठवां टॉपिक। अब छठवां टॉपिक बहुत ही आसान, ध्यान देना क्या है। इन डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ कैश और लिक्विडिटी। जब आपको ये पता लगाना होता है कि कंपनी को कितने कैश की ज़रूरत है या कितनी लिक्विडिटी की ज़रूरत है, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, ये अमाउंट पता लगाने के समय मेंशन द बेसिक कंसिडरेशन एज आउटलाइन बाय लॉर्ड केन्स। अब केन्स पे थेरी है, केन्सियन थेरी, इकोनॉमिक्स में आप पढ़ोगे। सो इन्हीं के द्वारा कुछ चीज़ें बताई गई है कि ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ती है जब आप ये डिसाइड करते हो कि कंपनी को कैश की कितनी ज़रूरत है या लिक्विडिटी की कितनी ज़रूरत है। या तो दूसरा क्वेश्चन आप अगर घुमा फिरा के पूछो तो, एक सेकंड ना।
सो ध्यान दो, इन डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ कैश और लिक्विडिटी, ये हो गया। अब आप ध्यान दो कि क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। पहला ट्रांजैक्शन नीड, दूसरा स्पेकुलेटिव नीड, तीसरा प्रिकॉशनरी नीड। पहली चीज़, अब कंपनी में कैश की ज़रूरत है तो ये पता लगाना आपको ज़रूरी है कि आने वाले समय में, जैसे वर्किंग कैपिटल साइकिल हमने देखा, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल की वर्किंग कैपिटल साइकिल है आपका 35 दिन का, 35 डेज में आपका कैश घूम के वापस आता है। यानी 35 दिनों तक मुझे अगर कोई सामान खरीदना है तो उतनी अमाउंट, मेरे को क्रेडिटर को पेमेंट करना है तो उतनी अमाउंट, वेजेस पे करने हैं तो उतनी अमाउंट, ओवरहेड हो गया, डेटर्स हो गया, ये जो अमाउंट है वर्किंग कैपिटल का, वो इन 35 दिनों में, क्योंकि 35 दिन बाद तो आ जाएगा पैसा, इन 35 दिनों में जितने भी ट्रांजैक्शन होने हैं उन सब की टोटल, जितना भी पैसा जाना है उन सब की टोटल विल बी द कैश और लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट फॉर माय कंपनी। अब मेरे को मालूम है कि मेरे को अगली सैलरी 1 तारीख को मिलने वाली है, आज से ठीक 1 महीने बाद में, तो अगले 30 दिन तक जो भी मेरा खर्चा होने वाला है, अगले 30 दिन तक जो भी मेरा खर्चा होने वाला है उतनी मुझे कैश की जरूरत है। दैट इज कॉल्ड एज ट्रांजैक्शन नीड। जितने भी मैं ट्रांजैक्शन करूंगा, मूवी जाना है एक ट्रांजैक्शन, मुझे अगर घूमने जाना है, आइसक्रीम खाना है, घर का सामान लाना है, झाड़ू पोछा करवाना है, ये सारी चीजें जो है एक इंसान के लिए ट्रांजैक्शंस होते हैं जिसमें पैसे जाते हैं। तो ये हो गया पहला, मतलब आपको कितनी मुझे कैश चाहिए रहेगी महीने भर में, ये डिसाइड करने के लिए सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा कि आपके कितने ट्रांजैक्शंस महीने भर में होने वाले हैं। दूसरा स्पेकुलेटिव नीड, कभी कभी आप एक्स्ट्रा कैश रखते हो, क्यों? आपको ट्रांजैक्शंस नहीं करने, झाड़ू पोछा बर्तन, उसके बाद में खाना पीना लेना देना, उसके बाद में घूमना फिरना और मजे करना, सारा ऊपर कवर हो गया ट्रांजैक्शन नीड, और उसके हिसाब से मुझे चाहिए सर महीने के 5 लाख रुपए, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, तो ये नीड हो गई। अब इसके अलावा इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप 5 लाख रुपए अपने पास में रखोगे सर, स्पेकुलेटिव नीड्स भी हो सकती है। हो सकता है आप 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा रखना चाहो, क्यों? कोई भी अपॉर्चुनिटी मिल गई आपको कभी जाके, इस महीने के अंदर में कोई अपॉर्चुनिटी मिली जिसमें पता चला कि साला यहाँ 1 लाख रुपए अगर डाला तो वो 2 महीने में 1 लाख पे मेरे को 2% एक्स्ट्रा, 10% एक्स्ट्रा रिटर्न मिल सकता है। सेविंग्स हो सकती है, इंटरेस्ट मिल सकता है, एफडी हो सकता है, किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, कुछ भी हो। लेकिन कोई भी अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी आ गई, भगवान मुझ पे खुश हो गए और उन्होंने मुझे कोई अपॉर्चुनिटी दी कि यार मैं किसी के साथ बिजनेस शुरू कर सकता हूँ, तो सोचो अगर मैंने सिर्फ 5 लाख लगे तो वो तो मेरे घर खर्चे में ही चले जाएंगे। वो अपॉर्चुनिटी जो 1 महीने में मेरे पास में आई है वो ऐसी चले जाएगी, क्यों? क्योंकि मेरे पास में कैश अवेलेबल नहीं थी। इसीलिए एक अमाउंट एस्टिमेटेड आप और अपने पास रखोगे स्पेकुलेटिव नीड्स के लिए। स्पेकुलेटिव नीड्स मतलब अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी अगर आपके हाथ में आती है तो वहाँ इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास में पैसे होने चाहिए। और तीसरा आता है प्रिकॉशनरी नीड। अभी अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में बताऊं तो प्रिकॉशनरी नीड का मतलब आप और 50,000 रखना चाहोगे शायद अपने पास में, क्यों? क्योंकि आपने ट्रांजैक्शन नीड्स में जो एस्टिमेट लगाया वो तो नॉर्मल आप पता लगा सकते थे कि इतना मेरा महीने भर में खर्चा होने वाला है। दूसरा स्पेकुलेटिव नीड हो गया। तीसरा, कहीं जाके अगर आपका महीने भर में एक्सीडेंट हो गया तो उसके लिए हॉस्पिटल के तो 10-20-30 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा लगने वाले, क्या ऊपर ट्रांजैक्शन में आए थे वो? नहीं सर, क्योंकि ये ऐसी चीज थी जो आपने शायद उम्मीद नहीं लगाई थी कि होगी। इसको बोलते प्रिकॉशनरी नीड। घर में एकदम से कुछ टूट गया, फूट गया, उसको लाना है आपने, आपके घर में इलेक्ट्रिशियन को बुलाना पड़ा क्योंकि कुछ खराब हो गया, वो तो ऊपर कवर्ड नहीं था क्योंकि अनएक्सपेक्टेड है कि ऐसा होगा। इसको बोलते प्रिकॉशनरी नीड, कि अगर ज़रूरत के समय काम आने वाला पैसा, दैट इज प्रिकॉशनरी नीड। और इसी तरह से कंपनी के भी ऐसे ही ट्रांजैक्शन होते हैं। जैसे हमारी दैनंदिन जिंदगी में ये ट्रांजैक्शन मैंने बताया ना आपको कि एक होता है ट्रांजैक्शन स्पेकुलेटिव और दूसरा प्रिकॉशनरी, वैसे कंपनीज के लिए, बिजनेस के लिए भी ऐसे ही होता है कि हमारा महीने भर का या 35 दिन का साइकिल चलाने के लिए वेजेस, रॉ मटेरियल, रोज के जो खर्चे वो आ जाते हैं ट्रांजैक्शन नीड में। फिर कंपनी को अपॉर्चुनिटी मिल गई, कहीं इन्वेस्ट करके एक्स्ट्रा कमाया जा सकता है, उसके लिए 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा होना, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल। और खुदा न खास्ता कहीं कंपनी के वेयर हाउस में आग लग गई, कहीं किसी को चोट लग गई, किसी को हॉस्पिटल पहुंचाना पड़ा, ऐसे अनएक्सपेक्टेड इवेंट हुए जो कि नहीं आपको चाहिए थे, तो उसके लिए भी एक्स्ट्रा पैसा निकाल के रखना पड़ता है। इस तरह से कैश की रिक्वायरमेंट आपकी टोटल कितनी हुई सर? 6,50,000 रुपए। यह है पूरे क्वेश्चन का सारांश कि कैश और लिक्विडिटी को
पता लगाते समय क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए आपको? 3 चीज़ें, ट्रांजैक्शन, आपको स्पेकुलेटिव और प्रिकॉशनरी नीड ध्यान में रखनी चाहिए। ये वाला पार्ट आप पढ़ लेना, कैश की प्लानिंग की क्यों ज़रूरत है, बहुत ही बेसिक सा पार्ट है। ये मैंने पढ़ा था और मेरे को लगा नहीं उसमें कुछ समझाने लायक है। मतलब एक थेरी इंस्टीट्यूट ने अननेसेसरी डाल के रखी है कि हाँ ज़रूरत है, आखिरी में यही लिखा है कि हाँ इन कारणों की वजह से कैश की ज़रूरत है, कैश की प्लानिंग करनी पड़ती है। अब मेन मुद्दा आता है सर आपका यहाँ पे, ये है सर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कैश बजट। अब यहाँ से अगले 2-3 क्वेश्चन ना आपको बहुत ही ध्यान से समझने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इस पे क्वेश्चन से जो हम सॉल्व करेंगे। सो फ्रेश माइंड से सर ये क्वेश्चन नंबर 8 शुरू करेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर से। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ट्रेजरी और कैश मैनेजमेंट में कुछ तो बेसिक चीज़ें समझ में आई होगी। 1-2 बार जब आप और ये थ्योरी पढ़ोगे तो आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाएगी। ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।